नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी जंग शुरू हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां वहां सक्रिय हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो फिलहाल उठापटक चल रहा है, उसको लेकर हंगामा बरपने वाला है। जी हां, यहां महाराष्ट्र में जिस तरीके से यहां दो गुट है, एनसीपी और शिवसेना, दो गुटों के बीच जनता काफी कंफ्यूज है। लेकिन सवाल है कि उद्धव ठाकरे कौन सा पत्ता खेलने वाले हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वीके न्यूज के चीफ एंड एडिटर सुनील राउत जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक है, जंग होने वाली है और बहुत बड़ा खेल होगा। उस पर आप हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है रंजना, और वो दर्शक को अगर जानेंगे तो उनके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति पे हम इस वक्त गौर करें तो बड़ी उठापटक वाली राजनीति वहां पर है। शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, एनसीपी दो गुटों में बटी हुई है, और वहां की जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम जो महाविकास अघाड़ी जिसको कहते हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति, महाराष्ट्र की अगर हम भाषा में बात करें तो उन दोनों के बीच की ये लड़ाई है। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है, जिसको वहां पर महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, उसके बीच रोज तनातनी की नई नई खबरें सामने आती रहती है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में किस तरह से चक्कर लगाए पिछले दिनों हमने ये देखा। उन्होंने भरी सभा में, बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान महाराष्ट्र में किया जाना चाहिए। शरद पवार से कहा कि भले ही आप अपने पार्टी के किसी नेता का नाम बता दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किए हम चुनावी रण में नहीं जा सकते। सीटों के जो बंटवारा है उसको लेकर वहां उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, एनसीपी भी चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे आए उसमें उद्धव ठाकरे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा सारे राजनीतिक दलों में जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे का था। और शायद उद्धव ठाकरे को यह समझ में आ गया कि इंडिया ब्लॉक के साथ जाने के बाद उन्हें नुकसान हो रहा है, और उनके कंधे पर जो लोग बैठकर वहां राजनीति कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के जो लोग, उनको फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा। जी, के साथ आपको रोकूंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ये बात का अंदाजा है कि जो हमारे कंधे पे जिनको हमने बिठाया है, सारा फायदा उनको हो रहा है, हम जा रहे हैं एक नुकसान में। हाँ, आंकड़े यही बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अगर हम नतीजे देखें तो दो शिवसेना थी, एक शिंदे गुट की शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना। शिंदे गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा, चाहे सीटों के मामले में आपस में 1-on-1 जहां फाइट थी दोनों शिवसेना की, वहां शिंदे गुट को ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस को लाभ ज्यादा मिला, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, कांग्रेस की सीटें ज्यादा बढ़ी, शिवसेना का वोट शेयर भी घटा, उद्धव ठाकरे का सीटें भी घटी पिछले चुनाव के मुकाबले। तो घाटा शिवसेना को ज्यादा हुआ है। उसके बाद अभी उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी को, अब उसके बाद जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव अगर हम साथ लड़ते हैं तो मुझे 100 से ज्यादा सीटें चाहिए, कांग्रेस को यही समझ में नहीं आ रहा कि 100 सीटें हम इनको क्यों दें। तो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लड़ाई यहीं भी है, और मुख्यमंत्री की लड़ाई। कांग्रेस चाहती कि उनका कैंडिडेट मुख्यमंत्री हो, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो चाहते कि पहले ही नाम घोषित किया जाए। क्योंकि पिछली बार का अगर सिनेरियो हम देखें महाराष्ट्र में, तो सारी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की थी। उद्धव ठाकरे ने क्यों छोड़ा था? फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें मुख्यमंत्री बनना है, और उसी पर वो रार हुआ, और उसके बाद सारा खेल हुआ। उसके बाद फिर सरकारें गिरी, नई सरकारें बनी, आधी रात को शपथ हुई। अब उस आधी रात के बाद आधी रात को और एक खेल चल रहा है। मैं जो अब बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में संजय राउत और अमित शाह के बीच, माफ करिएगा, जेपी नड्डा के बीच आधी रात को एक मीटिंग हुई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ जेपी नड्डा और संजय राउत की बात कर रहे हैं। दर्शकों को ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे चीफ एडिटर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विस्फोटक आप खुलासा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, इसे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये सियासी जो जंग होने वाली है, ये जो उठापटक होगा, बहुत बड़ा होगा। ये खुलासा मेरा नहीं है, ये खुलासा जो है ये महाराष्ट्र की एक बड़ी, मतलब एक राजनीतिक पार्टी है जो महाराष्ट्र की राजनीति में दमखम रखती है, उसके प्रवक्ता ने यह खुलासा किया है। डेट वाइज उन्होंने तारीखें बताई है।
मैंने तो अभी एक मीटिंग का जिक्र किया है कि संजय राउत और जेपी नड्डा की आधी रात को मीटिंग हुई। एक दूसरी मीटिंग का भी जिक्र है और उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। तो ये दो मीटिंगें महाराष्ट्र में हुई और इस दो मीटिंग का खुलासा किया है बहुजन वंचित अघाड़ी नाम की एक राजनीतिक दल है। ये प्रकाश आंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की लेगेसी से जो आते हैं, उस प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है बहुजन वंचित अघाड़ी, उनके प्रवक्ता है, उन्होंने ये खुलासा किया है और उन्होंने बाकायदा डेट टाइमलाइंस बताई है कि किस तारीख को कौन सा नेता कितने बजे किससे मिला है। और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता को पूरा धोखा देने की तैयारी चल रही है। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुबह 9 बजे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं संजय राउत के लिए ये, क्योंकि रोज उनको भोंपू कहा जाता है वहां महाराष्ट्र की राजनीति की, भोंपू 9 बजे शुरू हो जाता है क्योंकि रोज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी को उसमें कोसते हैं, मोदी को कोसते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप जेपी नड्डा से आधी रात को मुलाकात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो राजनीतिक मंचों पे कुछ और बयानबाजी करते हैं, लेकिन फडणवीस के साथ चुपके से मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आरक्षणवादी जो लोग हैं ये उनको धोखा देने की तैयारी चल रही है, मतलब प्लानिंग ये हो रही है उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं समझ में। हम बहुत लंबे वक्त से बात कर रहे हैं, वीके न्यूज अगर आप देखें, HCN न्यूज भी देखें जिस पर मैंने कई अपने वक्तव्य दिए हैं, तो मैं कई लंबे वक्त से कह रहा हूं कि ये जो चुनावी रणभेरी बचते बचते महाराष्ट्र में बहुत कुछ नया होगा और ऐसा होगा जो बहुत अप्रत्याशित होगा। और उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि जो उनका घर था, जो उनका कोर वोटर था और जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे वो समझौता करके नुकसान में है, फायदे में नहीं है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब छटपटाहट में है और घर वापसी की तरफ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और जाएंगे तो उनको वो चीजें नहीं मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मिल सकती है। और भी कई चीजें हैं, सियासी जो जानकार है, राजनीति के जो जानकार है, वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास पावर होती है, हर राजनेता के, हर राजनीतिक दल के हमाम में सब नंगे हैं। तो सबके अपने काले कारनामे हैं, सबके अपने काले चिट्ठे हैं और सब एक दूसरे के जानते हैं। तो दबाव की राजनीति भी होती है। तो उद्धव ठाकरे पर हो सकता है कोई दबाव भी हो, वो जान रहे हो, क्योंकि बेटा भी है उनका एक, उसको भी राजनीति में उनको सेट करना है। तो खबरें है जो अंदर की खबर है। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ये खबरें आ रही है, पहले से थी, लेकिन आज ये विस्फोटक खुलासा किया है जो प्रवक्ता है बहुजन वंचित अघाड़ी के, सिद्धार्थ मोकले इनका नाम है। और सिद्धार्थ मोकले ने खुलासा किया और उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने तारीख बताई 25 जुलाई और समय भी बताया कि रात के 2 बजे, और जगह बताई 7D मोतीलाल मार्केट। देखिए पूरा सारा खुलासा है कि यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संजय राउत की मुलाकात हुई। भाई आप बीजेपी के घुर विरोधी है, मिलना है तो सार्वजनिक तौर पे मिलिए, दिन के उजाले में मिले, रात के अंधेरे में 2 बजे क्यों मिल रहे, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। फिर उन्होंने एक नई तारीख बताई 6 अगस्त। उन्होंने कहा 6 अगस्त को खुद ठाकरे, उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच जो मातोश्री बंगला था उसमें मुलाकात हुई है। तो ये दो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जनता को अब बताना चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने सवाल रखा कि दिल्ली जाते समय वे किसके साथ थे। तो वहां पर भी उन्होंने सवाल, हालांकि वो दिल्ली आए थे तो कुछ सार्वजनिक मुलाकातें उनकी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब भी उद्धव ठाकरे इससे पहले दिल्ली आते थे तो वो होटल्स में रुकते थे, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में रुकते थे, कभी निजी किसी के आवास पर नहीं रुके। लेकिन इस बार पहला मौका था जब उद्धव ठाकरे संजय राउत के आवास पर रुके थे। तो उसमें भी कुछ वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो हर बार वहां रुकते थे वहां पर क्यों रुके और इतने दिनों तक रुककर इन्होंने क्या किया, किसके साथ थे। कुछ थोड़ी सी औपचारिक बैठकें और उसका आंकड़ा सार्वजनिक है, बाकी जो आपका समय था वो किसके साथ आपने बिताया। तो ये सारा रहस्योद्घाटन हुआ और उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है और इसीलिए हम ये सारी चीजें जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सब धोखा देने की एक तैयारी चल रही है, वोटर्स को बरगलाने की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन में बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी समझ रही है कि बहुत ज्यादा लाभ, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जितनी आकांक्षाएं हैं और जो उनका रिजल्ट है वो उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक सवाल होगा कि क्या यहाँ पे, जैसे आप कह रहे हैं कि
बीजेपी के साथ तालमेल है, यहाँ निजी आवास पे भी रुके, और क्योंकि जो खुलासे आपने किए मुझे लगता है जनता बहुत शॉक्ड हो गई होगी, जो आपने एक एक पॉइंट बताया, काफी बारीकी से बताया। महाराष्ट्र की जनता को तो पता है रंजना, लेकिन जो देश की ऑडियंस है, जो देश की, क्योंकि महाराष्ट्र की यहाँ पर तो बड़ी उठाफटक चल रही है। जो सिद्धार्थ माकुले उन्होंने जब इसका खुलासा किया तो वहां तो बवाल मचा हुआ इस चीज पर, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खबर अभी आई नहीं थी। अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय देश के दर्शकों के सामने पहली बार इस खबर को हम रख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीके न्यूज जो खुलासा कर रहा है आने वाले वक्त में वो देखा जाएगा। और चलिए, तो वही मेरा सवाल था कि अगर यहाँ पे तालमेल चल रही है, अंदर अंदर अंदरूनी मीटिंग्स चल रही है, बैठकें चल रही है, फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा जो है वो पत्ते ओपन रखती है। उसके पास, चूंकि महाराष्ट्र जो हम अगर एनडीए की बात करें, महाराष्ट्र का जो है वहां पर भी बड़ी उठापटक मची है। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि कभी वो पलटी मार सकते हैं, उनके बयान आ रहे हैं, वो चाचा के लिए बयान दे रहे हैं, वो अपनी बहन सुप्रिया सुले के लिए अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं। पहले के बयानों में और अभी के बयानों में उनके बहुत अंतर है। अजीत पवार को भी बहुत नुकसान हुआ है, और संघ की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है कि अजीत पवार आपके साथ में, इसलिए आपको महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है। अगर अजीत पवार को आप माइनस कर दे, क्योंकि अजीत पवार पर बहुत करप्शन के चार्जेस है, वहां एक वक्त आप ही उनको घोटालेबाज कहा करते थे, और आपने उनको साथ में ले लिया, तो महाराष्ट्र की जनता के बीच में, महाराष्ट्र में ये परसेप्शन है कि अजीत पवार को लेने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा हुआ है। तो हमेशा बीजेपी अपने पास दो पत्ते रखती है। तो अभी बैकडोर बातचीत तो चल रही है। अगर ज्यादा शिंदे साहब जो है, देखिए क्या होता है कि सत्ता का संरक्षण जिसको मिलता है, जो सत्ता में होता है उसका साथ जिसको, एकनाथ शिंदे कैसे मुख्यमंत्री बन गए? भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो शायद वो शिवसेना को नहीं तोड़ पाते, और शिवसेना के इतने विधायक शिंदे के साथ नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि जब शिंदे को देखा कि एक पार्टी बैक कर रही है और वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, तो सारे नेता पीछे लग लेते हैं कि सत्ता यहां है, क्योंकि नेता सत्ता के साथ रहते हैं। तो आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, रामविलास पासवान की पार्टी जब टूटी, तो जिसके साथ सत्ताधारी दल था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस चाचा को सपोर्ट किया, तो भतीजा चिराग पासवान को अलग थलग कर रहना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी भतीजे के साथ है, तो चाचा अलग थलग हो गए। तो सत्ता जिसके साथ रहेगी वो मजबूत रहेगा। तो शिवसेना, अगर उद्धव ठाकरे को अपनी शिवसेना को रिकॉल करना है, वो रिवाइव करना है, तो ये उनके पास भी एक बड़ा मौका है। तो वो भी इस पर सारा मंथन विचार कर रहे हैं, और अगर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत बनती है तो फिर वो उद्धव शिंदे के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, कुछ वो सोचेंगे। अच्छा, आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत कंफ्यूज है सर, आपने भी काफी चीजों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपने उसको देखा है और बहुत अच्छे से उसका आकलन किया है। अब राजनीतिक तौर पे जनता बहुत कंफ्यूज है। हाँ। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दो गुट पहले ही बटे हुए थे। इधर उद्धव ठाकरे की जमीन जो पैर है वो दिल्ली पे पड़ चुकी है। अब तो खैर आपने इतने खुलासे कर दिए, तो इसके बाद कांग्रेस इसको सुलझा क्यों नहीं पा रही है? अगर ये खबर है तो सुलझा क्यों नहीं पा रही है कांग्रेस? और दूसरी बात ये कि इसके नतीजे और क्या हो सकते हैं? कांग्रेस की बात रही तो जैसे मैंने अपने पहले भी कहा आपको कि कांग्रेस के लिए भी उद्धव ठाकरे लाइबिलिटी लग रहे हैं अभी के सिनेरियो में, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे को उन्होंने ज्यादा, जैसे लोकसभा चुनाव के अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को मिली थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस लड़ी थी और तीसरे नंबर पर शरद पवार को सीटें मिली थी। लेकिन रिजल्ट जो है उसके उलट आए। सबसे ज्यादा सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने, दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी ने जीती, और तीसरे नंबर पर स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे आए। तो उद्धव ठाकरे का हाईएस्ट लड़कर सबसे लोएस्ट सीटें वो लेके आए, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो इसीलिए अभी चुनाव में यही होता है कि आपको जीतने वाले पर दाव लगाया जाता है। ठीक है, जीतने वाला जो घोड़ा होता है उस पर बाजी लगाई जाती है। रेस में हारे हुए घोड़े को साइड कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस वक्त ये लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि उद्धव ठाकरे वो घोड़ा नहीं है रेस का जिस पे दाव लगाया जा सके। और चूंकि उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं, अपने नाम का सीएम अनाउंसमेंट करा के वो जाना चाहते हैं, सीटें ज्यादा मांग रहे हैं। कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमने रिवाइव कर लिया है महाराष्ट्र में, जितनी हमने लोकसभा की सीटें जीती है
तो वो उन्हें लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरे पक्ष पर भी ये बात चल रही है कि मुख्यमंत्री के नाम का हम ऐलान नहीं करते, हम चुनाव में जाएंगे और जिसकी ज्यादा सीटें जीत के आएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो जाहिर तौर पर है कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें जीत के आएगी, क्योंकि सीटें ज्यादा कांग्रेस कह रही कि हम लड़ेंगे। उस पर सब इन दलों के बीच में उहापोह और उठापटक चल रही है। और मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं, जब से हमारी चर्चा हो रही कि जो विकास अघाड़ी है, इसकी बात जो है वहीं पर अटकेगी, सीट शेयरिंग पर, और ये तीनों दल साथ मिलकर शायद ही लड़ पाए। तो इसलिए उद्धव ठाकरे जो है, क्योंकि अलग थलग हो जाएंगे, कांग्रेस से भी आप को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट की उम्मीद आप कर रहे हैं, वो आपको दरकिनार एक कोने में फेंकने की तैयारी कर रही है, और बीजेपी से आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आप जाएंगे कहाँ? इसलिए ये बैकडोर जो है वो कोशिशें चल रही है कि उद्धव ठाकरे कहीं तो फिट हो जाए और अपनी जो खोई हुई जमीन है फिर उसको वो वापस ले ले। मतलब गठबंधन की सर्कस जो चल रहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, जो चल रहा था, वो खत्म होने वाला, आप ये कह रहे हैं? खत्म मतलब अभी एक ही है, ये तो सियासी पॉलिटिकल चीजें हैं, इन्होंने खुलासा किया है, लेकिन अंदर की भी महाराष्ट्र की राजनीति की यही खबर है कि उद्धव ठाकरे अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी उनकी सुनी नहीं। दिल्ली में आ गए, वो दिल्ली में उन्होंने भरी सभा में मीटिंग में कहा कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। एक वक्त था जब मातोश्री में लोग जाया करते थे बाला साहेब ठाकरे के सामने, और वो जो कहते थे वो होता था, उसके बाद उसमें करेक्शंस नहीं होते थे। अब उल्टा हो गया है, अब नेता मातोश्री से निकलकर 10 जनपद और बाकी जगहों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब कर दीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, और वो उस पर चुप्पी साथ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर भरी सभा में आप बोलते हैं कि मैं तो कहूंगा कि भैया उसके बिना हम नहीं जा सकते, आप ऐलान करिए, भले ही आपके पार्टी का नेता हो। तो एक टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर आपके मन में है कि नहीं भैया उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाना हमारे पार्टी का, तो बोल तो दीजिए ताकि हम अपना रास्ता क्लियर कर ले। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की ओर से भी अभी पत्ते खोले नहीं जा रहे। कांग्रेस और एनसीपी कह रही कि खुद ही निकल जाएं, तो कहने को होगा कि भाई ये तो खुद ही चले गए। ये सारा सिनेरियो है राजनीतिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खुलासे के लिए, और दर्शकों को आज जो पॉइंट आपने बताए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये महाराष्ट्र की अंदरूनी बात बता रहे हैं। ये ऐसे में अब दर्शक ही तय करेंगे कि उन्हें क्या कहना है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप क्या कुछ कहेंगे जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।